तो सबसे पहले सभी हेडिंग लगाएंगे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी कि गोलीय निर्देश तंत्र। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, हिंदी में गोलीय निर्देश तंत्र। गोलीय निर्देश तंत्र देखिए क्या होता है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी कि गोलीय निर्देश तंत्र। तो गोलीय निर्देश तंत्र में क्या होता है आपके पास में इसका रेफरेंस हम इसको जो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के से कंपेयर करते हुए इसको स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। लाइक ये हमारे पास में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। इसमें कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ठीक है। अब देखिए स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए हमने यहाँ पे स्फेयर जो है यहाँ पे ड्रॉ करूंगा। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो स्फेयर यानी कि जो गोला होता है इसका सेंटर जो है, इसका सेंटर हम कार्तीय निर्देश तंत्र का जो मूल बिंदु है उसको लेते हैं। यानी कि ये आपके पास में जो मैंने गोला बनाया है ये तो क्या है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्फेरिकल। और जो आपको एक्स वाई और जेड दिखाई दे रहे हैं ये कौन सा आपके पास में, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है यानी कि कार्तीय निर्देश तंत्र है, कार्टेशियन, ठीक है। अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम जो पार्टिकल की पोजीशन को बताते थे वो बताते थे एक्स वाई जेड से। जैसे आपके पास में आर वेक्टर जो होता था वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है आर एक्स वाई जेड, यानी कि जो आर है पोजीशन वेक्टर जो है वो एक्स पे डिपेंड कर रहा है, वाई पे डिपेंड कर रहा है और जेड पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। लेकिन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो आपके पास में होते हैं, उनको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है आर थीटा और फाई। यानी कि यहां पर पोजीशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, एक तो आपके पास में डिस्टेंस जो कि आपके पास में सेंटर से डिस्टेंस होती है उसको आप रिप्रेजेंट करते हो आर से, ठीक है। थीटा आपके पास में जो है आपके पास में दो तरह के एंगल यहाँ पर होते हैं, एक तो होता है थीटा और एक होता है फाई। तो इनको मैं बनाकर आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट करता हूँ कि थीटा एंगल कौन सा है, ठीक है, और फाई एंगल कौन सा है, इनके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। आर तो सभी को मालूम है, आर क्या होती है आपके पास में त्रिज्या है, यहाँ पर त्रिज्या है। या फिर आप इसको बोल सकते हो कि जैसे आपके पास में सेंटर जो है इस सेंटर से पार्टिकल जितनी दूरी पर होगा वही डिस्टेंस क्या हो जाएगी यहाँ पर आर हो जाएगी, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपके पास में जो पार्टिकल है उसकी जो लोकेशन है वो कुछ इस तरीके से है, यहां पर है, ये हमने पार्टिकल की जो लोकेशन ले रहा हूं मैं यहां पर। ये मैंने पी पॉइंट ले लिया लोकेशन के लिए, और यहाँ देखिए जो पी आपके पास में ये जो पॉइंट है और ये आपके पास में सेंटर जो है इसको जो आप ओरिजिन बोल रहे हो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का, ये वाई कोऑर्डिनेट के साथ में जो एंगल बना रहा है ये वाला वाई कोऑर्डिनेट, ये वाला एंगल, ठीक है, इसको हम यहाँ पर थीटा लेंगे, ठीक है। एक देखिए थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर रेफरेंस चेंज करने के बारे में बताता हूँ। जैसे कि आपके पास में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, ये अगर आप x लेते हो, ये अगर आप y लेते हो, देन ये z होगा। तो इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है एक्स वाई जेड लिखा जाता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखिए x के बाद में y आ रहा है, y के बाद में z आ रहा है और z के बाद में x आ रहा है। अगर आप इसको चेंज करते हो कुछ इस तरीके से
चेंज करने का तरीका देखना, अगर मैं इसको x लेता हूँ, इसको अगर मैं y लूंगा तो यहाँ पर क्या आएगा, z आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो वापस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही है, एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रेफरेंस जो है चेंज कर रहा हूँ एक बार के लिए, देखिए, ताकि ये जो बुक से आपका जो सिमिलर हो जाएगी, दिखने में आपको बुक जैसा दिखाई दे, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपके पास में ओपी जो है ये जेड एक्सिस से यहाँ पर थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, इस जेड को आप बोल सकते हो यहाँ पर वर्टिकल डायरेक्शन भी आप बोल सकते हो। तो वर्टिकल डायरेक्शन के साथ में यहाँ पर थीटा एंगल बनता है, तो ये एंगल क्या होता है आपके पास में, थीटा होता है। ठीक है, और अगर आप यहाँ पर जो P पॉइंट है, इस P पॉइंट से 3D में अगर आप एक लाइन इस तरह से ड्रॉ करते हो यहाँ पर ऐसे, ठीक है, ध्यान रखिए ये यहाँ पर क्रॉस नहीं कर रहा है, कट नहीं कर रहा है। ये 2D में आपको यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कट है, लेकिन 3D में एक्चुअल में कट यहाँ पर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये वाली लाइन जो आपके पास में बनेगी, इन दोनों पॉइंट्स को मिला रहे हो आप, तो यहाँ पर ये जो एंगल बनेगा, इस एंगल को बोलते हैं हम फाई एंगल। ठीक है, अब देखिए इन सभी की वैल्यू में यहाँ पर कैलकुलेट करने वाले हैं। जैसे कि ये डिस्टेंस जो है, ओपी डिस्टेंस जो है, अगर मैं इसको एक बार के लिए, जैसे रेडियस है तो मैं यहाँ पर इसको आर ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेरी ये यहाँ पर कैपिटल आर जो है वो ओ टू पी डिस्टेंस को शो कर रही है, लेकिन जरूरी नहीं हमेशा ये कंप्लीट हो कि ये सर्कमफेरेंस तक ही हो, ये बीच में भी कहीं तक हो सकती है। तो इसके इसलिए हम इसको वेरी करते हुए जो स्मॉल आर ही मान रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये आपके पास में आर है। ठीक है, अब अगर ये वाली वैल्यू आर है तो इससे अगर आप z कंपोनेंट अगर लिखना चाहें तो z कंपोनेंट हम कैसे लिखते हैं, z कंपोनेंट हम लिखेंगे, अगर ये वाली वैल्यू r है और एंगल थीटा यहां बन रहा है तो z कंपोनेंट इसका हो जाएगा r cos थीटा, ये इसका z कंपोनेंट हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं यहां पर ऐसे मिला देता हूं इस तरीके से। अब देखिए इसका ये आपके पास में z कंपोनेंट हो गया। अब इससे 90 डिग्री एंगल बनाते हुए, अब इससे 90 डिग्री एंगल बनाते हुए आपके पास में यहां बनेगा ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला y एक्सिस जो दिखाई दे रहा है, यहां पर बनेगा इसका r sin थीटा। तो ये तो आपके पास में क्या हो गया, x वाला कंपोनेंट जो बनता है हमेशा, ये y वाला कंपोनेंट बन गया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर z कंपोनेंट है ये एक्चुअल में, x कंपोनेंट नहीं z कंपोनेंट, तो z की वैल्यू है z इज इक्वल टू r cos थीटा है। ठीक है, अब देखिए ये जो r sin थीटा आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, अब इसके लिए कंपोनेंट बनाएंगे। तो अगर ये वाली वैल्यू r sin थीटा है आपके पास में, तो इसके लिए अगर आप यहाँ पर कंपोनेंट बनाएंगे तो यहाँ पर देखिए ये वाला कंपोनेंट, अगर ये वाला कंपोनेंट आपके पास में r cos थीटा है, तो ये वाला कंपोनेंट जो r sin थीटा यहाँ आया है वो वाला कंपोनेंट इसके इक्वल होगा, क्योंकि ये क्या बन चुका है, एक रेक्टेंगल बन चुका है। तो ये क्या हो गया, r sin थीटा हो गया। अब ध्यान से देखिए 3D में ये आपके पास में ये जो लाइन है वो इस वाले लाइन के इक्वल है, ये 3D में है, ये मैंने जो डॉट डॉट करके बनाया है 3D में है, तो ये r sin थीटा यहाँ पर इस वाली लाइन के इक्वल है, r sin थीटा। ठीक है, अब r sin थीटा का आप यहाँ पर कंपोनेंट बनाएंगे ये वाला, तो ये कंपोनेंट बन जाएगा, यहाँ पर देखिए एंगल फाई है तो ये कंपोनेंट बनेगा r sin थीटा cos फाई, ये आपके पास में कंपोनेंट बन जाएगा। ठीक है, अब इसको देखते हुए अगर आप ये वाला कंपोनेंट यहाँ पर फिर से लिखें तो यहाँ पर कंपोनेंट क्या बनेगा, यहाँ पर cos फाई आएगा तो यहाँ पर क्या आएगा, sin फाई आएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, r sin थीटा sin फाई हो जाएगी। ठीक है, एक बार फिर से मैं ओनली कार्टेशियन को यूज करते हुए अगर इसको बनाऊं तो आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ओनली कार्टेशियन को अगर मैं यूज करके बनाता हूं तो एक बार वेट करेंगे, फिर से मैं बना देता हूं उसको। जैसे कि ये मैंने बना दिया यहाँ पर z एक्सिस, ये z एक्सिस बना दिया, और ये मैंने बना दिया यहाँ पर y एक्सिस, और ये x एक्सिस बना दिया। तो लेट आपके पास में जो पॉइंट P है वो यहाँ कहीं है, ये पॉइंट P हो गया। अगर ये डिस्टेंस r है, ये एंगल थीटा है, तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये वाला कंपोनेंट आपके पास में हो जाएगा r cos थीटा। ठीक है, और अगर आप इस लाइन को इस लाइन से मिलाते हो इस तरीके से, ठीक है, और देन 3D में
आपके पास में ये लाइन इस तरीके से जाएगी और यहाँ कहीं इससे अगर आप इसको मिलाते हो तो इसका ये वाला कंपोनेंट आर कोस थीटा है, तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये वाला कंपोनेंट आर साइन थीटा होगा। सिमिलरली अगर ये आर साइन थीटा है तो ये वाला एंगल, ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, आर साइन थीटा होगा। ठीक है। अब अगर हम बात कर रहे हैं एंगल फाई की, तो एंगल फाई जो बन रहा है वो यहाँ बन रहा है, तो ये वाला अगर एंगल आर साइन थीटा है तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा हमारे पास में, इसी को देखते हुए आर साइन थीटा कॉस फाई। ठीक है। और देन वाई वाला कंपोनेंट देखो, इससे 90 डिग्री पे है वाई वाला, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी आर साइन थीटा साइन फाई। तो ये इस तरीके से आपको कंपोनेंट लिखना आना चाहिए। तो इन दोनों डायग्राम से जो आपको रिजल्टेंट जो वैल्यू मिली वो कौन कौन सी मिली, तो देखो सबसे पहले z की वैल्यू मिली आपको r cos थीटा, और उसके बाद में x की वैल्यू आपको मिली, x की वैल्यू मिली आपको r sin थीटा cos फाई, और y की वैल्यू आपको मिली y इज इक्वल टू r sin थीटा sin फाई। तो ये आपको x, y, z की जो है तीनों वैल्यू मिल गई आपको। ठीक है। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि थीटा एंगल कौन सा है, थीटा एंगल आपके पास में z एक्सिस के साथ में जो एंगल बन रहा है वो थीटा एंगल है। ठीक है। और z एक्सिस का जो कंपोनेंट है उसका जो दूसरा ये वाला कंपोनेंट है, ये x एक्सिस के साथ में जो एंगल बना रहा है फाई, उसका x कंपोनेंट आपके पास में क्या है, यहाँ पर x है, और y कंपोनेंट क्या है, y है। तो तीनों यहाँ पर जो है वैल्यूज आपके पास में मिली है। तो अगर P पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, r थीटा फाई से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। बात करते हैं यूनिट वेक्टर की, तो यूनिट वेक्टर के बारे में बात करते हैं। एकांक सदिश, यूनिट वेक्टर्स। देखिए कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में E1 कैप जो होता है हमारे पास में, उसमें अगर हम आर कैप लिखेंगे E1 कैप की जगह, और E2 कैप जो होता है वहां पर हम लिखेंगे E थीटा कैप लिखेंगे, और E3 कैप की जगह हम लिखेंगे वहां पर E फाई कैप। ये ओनली स्फेरिकल में रहेगा। और कार्टेशियन में आप सभी जानते हैं E1 कैप की जगह हम क्या लिखते हैं, आई कैप लिखते हैं, और जो आपके पास में E2 कैप होता है उसकी जगह हम लिखते हैं जे कैप, और E3 कैप की जगह लिखते हैं हम के कैप। इसी तरीके से स्फेरिकल यानी कि गोलीय निर्देश तंत्र में E1 कैप की जगह हम लिखेंगे ER कैप, E2 कैप की जगह लिखेंगे E थीटा कैप, और E3 कैप की जगह लिखेंगे E फाई कैप। ठीक है। जैसे कि हमने बात की थी कि E1 कैप अगर E2 कैप से अगर क्रॉस प्रोडक्ट होगा, E2 कैप से अगर क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो हमें वैल्यू मिलेगी E3 कैप की, है ना। तो सिमिलरली अगर यहाँ पर आप ER कैप को अगर आप E थीटा कैप के साथ अगर क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो वैल्यू मिलेगी आपको E फाई कैप। ठीक है। एंड अगर आप E2 कैप को अगर आप E3 कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो वैल्यू मिलेगी E1 कैप। तो इसको देखते हुए अगर आप यहाँ पर लिखते हो E थीटा कैप क्रॉस E फाई कैप, देन वैल्यू मिलेगी आपको ER कैप। एंड अगर आप यहाँ पर करते हैं E3 कैप क्रॉस E1 कैप, देन वैल्यू मिलेगी आपको E2 कैप। देन इसको देखते हुए अगर आप लिखेंगे यहाँ पर तो E फाई कैप क्रॉस ER कैप मिलेगा आपको E थीटा कैप। ठीक है। ये रिजल्ट हमारे पास में रहेंगे इस तरीके से। तो ये सब हमने कहाँ से सीखा, ये वाले जो हमने कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में सीखा था। ये हमारे पास में कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, कर्वीलिनियर। ठीक है। पर ये हमने कर्वीलिनियर को देखते हुए स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए लिख दिया है। तो ये आपके पास में किसके लिए है, ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए है। ठीक है। सिमिलरली जैसे कि बाकी डॉट प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट में जैसे कि आप E1 कैप को E1 कैप के साथ अगर करते हो तो वैल्यू आपको 1 मिलेगी, E2 कैप को आप जो है E2 कैप के साथ अगर करते हो तो वैल्यू 1 मिलेगी,
और E3 कैप को अगर आप E3 कैप के साथ करते हो डॉट प्रोडक्ट तो वैल्यू 1 मिलेगी। तो अगर हम यहाँ पर इसको देखते हुए अगर ER कैप डॉट ER कैप करेंगे तो वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। ई थीटा कैप और ई थीटा कैप के साथ ही करेंगे तो वैल्यू 1 मिलेगी। E5 कैप का E5 कैप के साथ करेंगे तो वैल्यू 1 मिलेगी। और अगर आप अनइक्वल का करते हो तो अनइक्वल के लिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वो आप लैंग्वेज लिख कर भी कर सकते हो या फिर आप मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, जैसे आप E1 कैप का E3 कैप के साथ करते हो तो 0 मिलता है। इसी तरीके से अगर आप E3 का E2 के साथ करते हो तो वैल्यू आपको 0 मिलती है। सिमिलरली अगर आप ER कैप का E थीटा कैप के साथ करोगे या E5 कैप के साथ करोगे तो 0 मिलेगा। और E थीटा कैप का अगर आप E5 के साथ करोगे डॉट प्रोडक्ट तो वो भी क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो बिल्कुल जैसा कर्वीलिनियर में होता है वैसा ही यहाँ पर स्फेरिकल में हम कर रहे हैं, सिर्फ हमें नोटेशन चेंज करना है कि E1 की जगह पर हमें क्या लिखना है, E1 की जगह में लिखना है ER, E2 की जगह में लिखना है E थीटा और E3 की जगह में लिखना है E5। चलिए आगे बात करते हैं। तो देखिए कर्वीलिनियर में हमारे पास में जो लाइन एलिमेंट था वो हमने लिखा था dr वेक्टर इज इक्वल टू h1 du1 e1 कैप, h2 du2 e2 कैप, h3 du3 e3 कैप। ये हमारे पास में क्या था, लाइन एलिमेंट था। तो इसको देखते हुए अगर हम यहाँ पर बनाते हैं स्फेरिकल के लिए तो कैसे बनाएंगे, तो कंपैरिजन हमने जो किया था वो किया था कार्टेशियन से। तो कार्टेशियन का बनाता हूँ मैं। कार्टेशियन का क्या हो जाएगा, कार्टेशियन के लिए मैं लिखा था यहाँ पर dx i कैप, dy j कैप और dz k कैप। ठीक है, तो अब देखिए हमने एक्स वाई जेड की क्या क्या वैल्यू निकाली। एक्स की वैल्यू हमने निकाली r साइन थीटा कॉस फाई, वाई की वैल्यू निकाली r साइन थीटा साइन फाई और z की वैल्यू निकाली r कॉस थीटा। ये हमने वैल्यू निकाली। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर कर रहे हैं dr। देखिए कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जहां पर आप u1 काम में ले रहे थे, स्फेरिकल में आप काम में लोगे r। जहां पर आप u2 काम में ले रहे थे वहां पर आप काम में लोगे थीटा, और जहां पर आप u3 काम में ले रहे थे वहां पर काम में लोगे फाई। ठीक है, और जहां पर आप du1 लिख रहे थे वहां पर आप लिखोगे dr, जहां पर आप du2 लिख रहे थे वहां पर आप लिखोगे d थीटा, और जहां आप du3 लिख रहे थे वहां लिखोगे आप d फाई। ठीक है, और E1 E2 कैप वाली बात आपको बताई थी मैंने। अब बात बच गई स्केल फैक्टर की, H1 H2 H3 की। देखिए H1 की जगह पर आप यहां पर लिखेंगे 1, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में H1 की जगह पर आप लिखेंगे 1, और H2 की जगह पर आप लिखोगे यहां पर R, और H3 की जगह पर लिखोगे आप R साइन थीटा। ठीक है, तो अब इन सब को हम क्या कर रहे हैं, समराइज कर रहे हैं, एक जगह कर रहे हैं। अब देखिए हम यहां पर लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं लाइन एलिमेंट, लिखते हैं सबसे पहले लाइन एलिमेंट। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए लिखेंगे, लेकिन यूज किसको करेंगे हम, यूज करेंगे हम कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम को। तो कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में लाइन एलिमेंट लिखा जाता है dr वेक्टर इज इक्वल टू
H1 du1 E1 cap H2 du2 E2 cap H3 du3 E3 कैप। तो बाकी सभी वैल्यूज को हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो dr वेक्टर ये तो हो गया कर्वीलिनियर के लिए, यानी कि आपके पास वक्र रेखीय निर्देश तंत्र के लिए हो गया। तो आपके पास स्फेरिकल के लिए क्या होगा? स्फेरिकल h1 की वैल्यू क्या है? यहाँ पर 1 है, h1 की वैल्यू 1 लिख देंगे, तो 1 को लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। du1 की जगह लिखेंगे dr, तो यहाँ पर आ जाएगा dr। अब E1 कैप की जगह आएगा, E1 कैप की जगह लिख देंगे हम ER कैप। H2 की जगह लिखेंगे R, du2 की जगह लिखेंगे हम d थीटा, और E2 की जगह लिख देंगे, E2 हमने लिखा था E थीटा कैप। H3 की जगह पर लिखेंगे R साइन थीटा, और du3 की जगह लिखेंगे हम d फाई, और E3 की जगह लिखेंगे E फाई कैप। तो ये हमारे पास में क्या हो गया? लाइन एलिमेंट हो गया स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए, फॉर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, फॉर इसके स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो ये हो गया लाइन एलिमेंट। अब देखिए, अगर आप किसी वेक्टर क्वांटिटी को लिखते हैं, जैसे कि नोटेशन वेक्टर का कैसे नोटेशन लिखेंगे हम, तो वेक्टर को कैसे लिखेंगे हम? देखो, किसी भी कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में वेक्टर को लिखने का तरीका रहता है ए वेक्टर इज इक्वल टू A1 E1 कैप, A2 E2 कैप एंड A3 E3 कैप। तो इसको देखते हुए अगर हम स्फेरिकल में लिखते हैं, तो स्फेरिकल में लिखने का तरीका रहेगा A वेक्टर इज इक्वल टू A1 को हम लिख देंगे यहाँ पर AR, ठीक है, और E1 की जगह लिख देंगे ER, A2 को लिख देंगे हम A थीटा, और A2 को लिख देंगे E थीटा कैप, A3 को लिखेंगे हम A फाई, और E3 को लिख देंगे हम E फाई कैप। तो इस तरीके से हम जो है वेक्टर क्वांटिटीज को लिखते हैं। आगे देखिए, आगे के हमारे पास में कौन कौन से कंपोनेंट बच गए। अब हम बात करेंगे यहाँ पर ग्रेडियंट की। ग्रेडियंट, तो ग्रेडियंट देखिए, कर्वीलिनियर में ग्रेडियंट को कैसे लिखा था हमने? कर्वीलिनियर में ग्रेडियंट को लिखने का तरीका था ग्रेडियंट ऑफ फाई इज इक्वल टू, आपके पास में जो फॉर्मूला था इसका वो था E1 कैप अपॉन H1 डेल फाई अपॉन डेल U1, E2 कैप अपॉन H2 डेल फाई अपॉन डेल U2, E3 कैप अपॉन H3 डेल फाई अपॉन डेल U3। ये हमारे पास में कर्वीलिनियर में था। तो अगर आप स्फेरिकल में इसे लिखना चाहेंगे तो स्फेरिकल में हम इसे लिखेंगे, देखिए स्फेरिकल में लिखेंगे ग्रेडियंट ऑफ फाई, E1 की जगह पे आ जाएगा ER कैप, H1 की वैल्यू क्या होती है स्फेरिकल में? 1 होती है, डेल फाई अपॉन डेल U1 की जगह पे आ जाएगा डेल R, E2 कैप की जगह आ जाएगा E थीटा कैप, H2 की जगह पे आ जाएगा R, और यहाँ आ जाएगा डेल फाई अपॉन डेल U2 की जगह आ जाएगा यहाँ पर थीटा, E3 की जगह आ जाएगा आपके पास में E फाई कैप, H3 की जगह पे आ जाएगा आपके पास में R साइन थीटा, H3 की वैल्यू क्या होती है? R साइन थीटा होती है, और डेल फाई अपॉन डेल U3 की जगह आ जाएगा आपके पास में फाई। हाँ, एक चीज का आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे हम, जैसे कि ये फाई और फाई सेम हो गए, तो यहाँ पर आपको अनसेम करने के लिए कि ये अलग अलग दिखाई दे, इसलिए हम ये वाले फाई को जो है बड़ा वाला बना देंगे। जैसे इसको बड़ा वाला फाई बना देंगे, कैपिटल फाई इसको बना देंगे, तो कैपिटल फाई इसको ऐसे लिख देंगे आप, ठीक है, तो इसको कैपिटल बना देंगे सभी, क्योंकि यहाँ पर फाई फाई सेम हो गया ना। एक फाई तो आपको फंक्शन को शो कर रहा है और एक फाई एंगल को शो कर रहा है, तो ये फंक्शन वाले फाई को जो हम बड़ा बना देंगे, ठीक है, ये वाला फाई बड़ा है हमारे पास में, कैपिटल फाई है ये और ये अलग अलग है, ये फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वाला एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। फंक्शन आपके पास में स्केलर फंक्शन जो ग्रेडियंट में हमने लिया था, कोई भी स्केलर फंक्शन हो सकता है, जैसे टेम्परेचर, वॉल्यूम, जो भी स्केलर क्वांटिटी होती है ना, उसकी जो ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई भी हो सकती है। इन जनरल हमने यहाँ पर फाई फंक्शन लिया था, ठीक है, तो ये फाई यहाँ पर एंगल को शो कर रहा है और ये वाला फाई जो है फंक्शन को शो कर रहा है। तो इन दोनों को अलग अलग बताने के लिए हमें इनमें से एक को चेंज करना होगा
तो ये वाला तो स्मॉल वाला एंगल आपके पास में शो करेगा एंगल को, सिर्फ इसी केस में करना है, बाकी सब जगह नहीं आएगा ये, जैसे कार्टेशियन में नहीं आएगा तो वहां नहीं करना है, तो यहीं पे कर दो आप इसको, है ना। ओके, अब आगे देखिए, ग्रेडियंट हो गया, ग्रेडियंट के बाद में हमारे पास था डाइवर्जेंस। तो डाइवर्जेंस के लिए कर रहे हैं हम डाइवर्जेंस निकालने का जो फॉर्मूला था हमारे पास में कर्विलिनियर में हमने जो निकाला था वो था कर्विलिनियर में एक डाइवर्जेंस निकालने का, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर। तो ये हमारे पास में फॉर्मूला था 1/h1 h2 h3 एंड फिर था यहाँ पर डेल a1 h2 h3 और ये रेस्पेक्ट में था डेल u1। देन आगे था डेल अपॉन डेल u2, यहाँ पर आएगा a2 h1 h3। ये आपको लर्न करने होंगे, ट्रिक थी इसके अंदर। ट्रिक ये थी कि जो यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर a वाला कंपोनेंट वही आएगा, बाकी सारे उसके अलावा होंगे। तो ट्रिक ये थी, अगर यहाँ 2 है तो ये a वाला कंपोनेंट 2 वाला आएगा, बाकी सारे विदाउट उसके वाले आएंगे। डेल अपॉन डेल u3 अगर यहाँ आ गया तो यहाँ पर आएगा a3 h1 h2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास में हो गया डाइवर्जेंस। तो अब अगर आप इसको लिखना चाहेंगे स्फेरिकल में, तो स्फेरिकल में डाइवर्जेंस को लिखने का तरीका रहेगा डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन, अब देखो h1 की वैल्यू 1 होती है, h2 की वैल्यू होती है r, h2 की वैल्यू होती है r और h3 की वैल्यू होती है r साइन थीटा। तो यहाँ पर r डबल होगा तो इसको लिख देंगे हम r स्क्वायर साइन थीटा लिख देंगे, r स्क्वायर साइन थीटा यहाँ पर आ जाएगा। देन डेल अपॉन डेल u1 की जगह आ जाएगा r, a1 की जगह पे आ जाएगा ar और h2 की वैल्यू क्या होती है, h2 की वैल्यू r होती है और h3 की वैल्यू क्या होती है, r साइन थीटा होती है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, r स्क्वायर साइन थीटा आ जाएगा यहाँ पर। देन प्लस डेल अपॉन डेल u2 का मतलब है यहाँ पर थीटा आ जाएगा और a2 का मतलब यहाँ पर a थीटा आ जाएगा। h1 की वैल्यू होती है 1, h1 की वैल्यू 1 और h3 की वैल्यू क्या होती है, r साइन थीटा होती है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, a थीटा r साइन थीटा आ जाएगा। देन देखिए डेल अपॉन डेल u3 यानी कि डेल अपॉन डेल फाई, a3 आ जाएगा, a3 जगह आ जाएगा a फाई, h1 की वैल्यू 1 होती है और h2 की वैल्यू r होती है, तो यहाँ पर आ जाएगा a फाई r। तो ये हमारे पास में हो जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर क्वांटिटी A। अगला हमारे पास में बच गया कर्ल। हम बात कर रहे हैं कर्ल ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के लिए जब हम कर्ल डालते हैं तो कैसे निकालते हैं, कर्ल ऑफ वेक्टर क्वांटिटी A। तो उसका जो फॉर्मूला था हमारे पास में वो था 1 अपॉन h1 h2 h3 और यहाँ पर रहेगा e1 कैप h1, e2 कैप h2 और यहाँ रहेगा e3 कैप h3, डेल अपॉन डेल u1 डेल अपॉन डेल u2 डेल अपॉन डेल u3 और यहाँ पर था हमारे पास में a1 h1, यहाँ पर a2 h2 और यहाँ पर a3 h3। तो ये हमारे पास में किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का कर्ल फाइंड करने के लिए वैल्यू थी। ठीक है, अब हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर बात करें तो स्फेरिकल के लिए इस वैल्यू को हम लिखेंगे 1 अपॉन, अब देखिए आपको यहाँ मालूम है h1 की वैल्यू 1, h2 की वैल्यू r और h3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, r साइन थीटा हो जाएगी। तो ये मिला के क्या हो गया, r स्क्वायर साइन थीटा हो गया, r स्क्वायर साइन थीटा। देन डिटर्मिनेंट e1 कैप की जगह लिख देंगे हम e r कैप, h1 की जगह लिखेंगे हम यहाँ पर h1 की वैल्यू 1 होती है, e2 की जगह लिखेंगे हम e थीटा कैप और h2 की जगह लिखेंगे r, e3 कैप की जगह लिखेंगे हम e फाई कैप और h3 की जगह लिखेंगे हम r साइन थीटा। ठीक है, डेल अपॉन डेल u1 की जगह लिखेंगे डेल अपॉन डेल r और यहाँ लिखेंगे डेल u2 की जगह डेल अपॉन डेल थीटा, u3 की जगह लिखेंगे डेल अपॉन डेल फाई। देन a1 लिखेंगे ar, h1 लिखेंगे 1, h1 तो 1 होता है तो 1 आ जाएगा यहाँ पर, a2 आ जाएगा आपके पास में a थीटा और h2 आ जाएगा r, a3 आ जाएगा यहाँ पर a फाई और h3 आ जाएगा r साइन थीटा। तो इस तरीके से ये आपके पास में हो जाएगा कर्ल। किसी भी क्वांटिटी का अगर आपको कर्ल निकालना है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि जितने भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने वैल्यूज फाइंड कर रहे हैं ये सब हम कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम की हेल्प से कर रहे हैं। तो इसीलिए हमने पहले कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम को पढ़ा था।
तो जिस किसी ने भी कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम को नहीं पढ़ा है वो हमारे लेक्चर्स जो है यूट्यूब पे रिकॉर्डेड हैं, तो उनको आप जाके देख लें, उसके बाद में ही ये वाले लेक्चर्स को आप जो है समझ पाएंगे ठीक से। तो जिसने नहीं देखा वो जरूर से देख लें। आगे बात करते हैं सरफेस एलिमेंट की बात करते हैं। सरफेस एलिमेंट, सरफेस एलिमेंट, तो देखिए सरफेस एलिमेंट हमने वहां पर लिखे थे, जैसे कि मैंने DS1 करके बताया था। जैसे DS1 की वैल्यू हमने लिखी थी वहां पर H2 H3 DU2 DU3, और जो आपके पास में यहाँ वैल्यू होती है उसकी डायरेक्शन आती है, यानी कि E1 कैप यहाँ पर डायरेक्शन थी। अगर हम DS2 निकालते हैं तो वैल्यू आती है H1 H3 DU1 एंड DU3 एंड E2 कैप यहाँ पर आएगा। देन नेक्स्ट DS3 की वैल्यू आएगी H1 H2 एंड DU1 DU2 और डायरेक्शन आएगी E3 कैप। तो ये तो हमने निकाला था कर्वीलिनियर में। अब स्फेरिकल अगर मैं हम बात कर रहे हैं स्फेरिकल में, तो स्फेरिकल में लिखने का तरीका क्या रहेगा, DS1 इज इक्वल टू, देखो H2 की वैल्यू R, H3 की वैल्यू R साइन थीटा, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर साइन थीटा, और DU1 DU3 की जगह आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा D थीटा एंड D फाई, और E1 कैप की जगह आ जाएगा ER कैप। ठीक है, आगे बात करते हैं DS2 की। DS2 की वैल्यू हो जाएगी, देखो H1 की वैल्यू 1 होती है, H3 की वैल्यू क्या होती है R साइन थीटा होती है, तो यहाँ पर आ जाएगा R साइन थीटा। DU1 क्या होता है DR, और DU3 क्या होता है DU3 होता है D फाई। तो और E2 कैप क्या होता है, E2 कैप का मतलब हो गया E थीटा कैप, तो यहाँ पर E थीटा कैप आ जाएगा। देन नेक्स्ट है DS3 ये वाला, H1 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, H2 की वैल्यू क्या होती है R होती है, तो R आ जाएगा यहाँ पर ओनली। DU1 DU1 आ जाएगा DR, और DU2 कितना आ जाएगा D थीटा आ जाएगा। E3 कैप कितना हो जाएगा, E3 कैप हो जाएगा प्लस में E फाई कैप। तो इस तरीके से सरफेस एलिमेंट को आप लिख सकते हो। अगर आपको कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये वाले फॉर्मूलाज याद है सरफेस एलिमेंट के, और ये मालूम है कि H1 H2 H3 की वैल्यू क्या है, D1 D2 D3 की वैल्यू क्या है, E1 कैप E2 कैप और E3 कैप की वैल्यू क्या है, तो आप इजीली जो है सरफेस एलिमेंट को फाइंड कर सकते हो। आगे जो हमारा सबसे लास्ट इसमें बचा है वो है वॉल्यूम एलिमेंट। वॉल्यूम एलिमेंट में हम देखिए कैसे करते हैं इसको। वॉल्यूम एलिमेंट, वॉल्यूम एलिमेंट, तो वॉल्यूम एलिमेंट की जो वैल्यू हमारे पास में थी कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, वो थी dv इज इक्वल टू H1 H2 H3 DU1 DU2 DU3। ठीक है, ये हमारे पास में थी। तो अगर आप अगर आप स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर आप इसको करते हो तो इसके लिए आप वैल्यू लिखोगे dv इज इक्वल टू H1 की वैल्यू 1, H2 की वैल्यू R, H3 की वैल्यू R साइन थीटा, DU1 आपके पास में हो जाएगा DR, DU2 हो जाएगा D थीटा और DU3 हो जाएगा D फाई। तो सबको लिख देंगे, ये कितना हो जाएगा R स्क्वायर साइन थीटा DR D थीटा एंड D फाई, ये हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमने सारी वैल्यूज निकाल ली यहाँ पर, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, सरफेस एलिमेंट, वॉल्यूम एलिमेंट। अब हम बात करते हैं R थीटा और फाई की वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक होती है। देखो जब भी आप किसी स्फेयर की बात करते हो, किसी गोले की बात करते हो, किसी फुटबॉल की बात करते हो, ठीक है ऐसे, तो रेडियस जो होती है वो आपके बस में यहाँ से लगाकर इन्फाइनाइट तक जा सकती है, मतलब कितनी भी दूर तक हो सकती है। तो रेडियस जो होती है वो ऑलवेज जो है वो 0 हो सकती है, 0 से बड़ी वैल्यू हो सकती है, 0 से बराबर हो सकती है, और ये आपके पास में इन्फिनिटी तक हो सकती है, मतलब रेडियस का मान कितना भी हो सकता है। ठीक है, देखो एक पॉइंट जो होता है ना, एक जैसे आप इसको बोलते हो पॉइंट सोर्स, पॉइंट सोर्स अगर आपके पास में कोई है तो वहां पर उसको आप एज ए स्फेयर कंसीडर करते हो, उसकी रेडियस क्या मानते हो, वहां पर आप 0 मानते हो। समझ रहे हो मेरी बात, पॉइंट सोर्स एक बिंदु, तो ये भी एक बिंदु भी क्या होता है कि स्फेयर होता है 0 रेडियस का। ठीक है, तो होता है, प्रैक्टिकल नहीं है बट होता है, थ्योरेटिकल आप इसको बोल सकते हो। आगे देखो, अगर हम बात करते हैं थीटा एंगल की, तो थीटा एंगल देखो हमने थीटा एंगल कैसे लिया था। थीटा एंगल हमने लिया था यहाँ पर कि ये आपके पास में z एक्सिस था और ये आपके पास में r था यहाँ पर इस तरीके से, ये वाली वैल्यू, तो ये हमने एंगल थीटा लिया था। ठीक है, अब ये जो थीटा एंगल है वो यहाँ पर जैसे आप इस r को अगर z पर ले आते हो तो 0 हो जाएगा, और इसको अगर आप घुमा कर पूरा यहाँ ले आओ, जैसे मैं इसको अलग कलर चेंज करके बताता हूँ, अगर आप यहाँ ले आओ, ठीक है, तो ये कितना एंगल बन जाएगा टोटल
180 डिग्री का एंगल बन जाएगा, पाई डिग्री का एंगल बन जाएगा, पाई रेडियन का बन जाएगा। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू जो वेरी करेगी वो वेरी करेगी, इसकी वैल्यू 0 हो सकती है, ठीक है, और इसकी वैल्यू पाई तक हो सकती है, पाई रेडियन तक हो सकती है। तो थीटा कहां से कहां तक वेरी करेगा, 0 टू पाई वेरी करेगा। अगर कुछ लोगों के दिमाग में आता है कि अगर आप इसे इस तरफ बना दो तो इस तरफ भी आपके पास में इसी से कंसिडर किया जाएगा, देन भी ये 0 टू पाई रहेगा। ठीक है, बात करते हैं फाई की। हाँ जी बोलिए। नहीं, ये थीटा 0 टू 2 पाई नहीं हो सकता। जैसे आप इस लाइन की बात कर रहे हो, ये जेड एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ठीक है, तो एक सीधी जो लाइन है वो कितना एंगल बनाएगी, सीधी लाइन ऑलवेज मैक्सिमम 180 डिग्री का एंगल ही बनाएगी। तो आपका जो आर है वो इसके ऊपर है, ऐसे इसके साथ एंगल बना रहे हैं। मान लो मिड पॉइंट ये है, तो यहां पर अगर आपके पास में आर है तो ये तो एंगल कितना हो गया, 0 हो गया, और अगर ये आर यहां आ गया तो एंगल कितना हो गया, ये एंगल 90 हो गया। ठीक है, अब ये आर अगर यहां आ गया तो इसका आप क्या बोलोगे, थीटा इज इक्वल टू 180 बोलोगे। लेकिन जैसे ही ये आर इधर आता है तब आप इसको यहां से एंगल कंसीडर करोगे, अब इस वाले से ऐसे कंसीडर करोगे, इधर से घुमा के पूरा नहीं लाओगे, क्योंकि आप एक पॉइंट के अलोंग जो एंगल नहीं बना रहे हो, आप यहाँ पर क्या बना रहे हो, एक लाइन के अलोंग, लाइन को रेफरेंस लेते हुए एंगल बना रहे हो। एक पॉइंट के अराउंड जब आप एंगल बनाते हैं तब तो 360 आता है, लेकिन आप लाइन के अराउंड बना रहे हो तो 360 कैसे आएगा, वो तो 180 आएगा मैक्सिमम। ठीक है, तो थीटा कितना आएगा, 0 टू पाई जाएगा ओनली। फाई की बात करते हैं, फाई को देखना समझना। फाई देखो कैसे बनाता हूं, एक बार पहले एक बार डायग्राम में करते हैं ऊपर। देखो फाई एंगल जो था ना हमारे पास में यहां था, अब आप जो बोल रहे हो ना ये 2 पाई वाला 360 वाला, वो यहां होगा। ध्यान से देखो ये वाला पॉइंट है कि नहीं है, यहां पर हमारा जो रेफरेंस है वो ये पॉइंट है, इस पॉइंट के लिए यहां पर एंगल बन रहा है ये वाला फाई। तो ये पॉइंट जो है ना वो अराउंड पूरा ऐसे 3D में घूम जाएगा ऐसे इस तरीके से। तो ये वाला जो फाई एंगल है ये 0 टू 2 पाई जाएगा यहाँ पर। जैसे आप एक बॉल की बात करते हो, बॉल के सेंटर से अगर आप यहाँ पर एंगल ले रहे हो है ना, तो वो आपके पास में 0 टू 2 पाई तक जाएगा। तो ये आपके पास में तीनों वैल्यूज होगी। ध्यान रहे रेडियस 0 टू इन्फिनिट जा सकती है, थीटा एंगल 0 टू पाई जाएगा, और फाई जो एंगल है वो 0 टू 2 पाई जाएगा। चलिए एक छोटा सा अगर हम एक क्वेश्चन यहाँ पर ले लें, जैसे मान लो एक आपके पास में सिलेंडर है, एक सिलेंडर है जिसकी रेडियस जो आपके पास में मान लीजिए 4 मीटर है, ठीक है, और जैसे वॉल्यूम अगर आप जो थीटा है 0 टू पाई ले लो आप, और फाई जो आप ले लो 0 टू 2 पाई ले लो, कंप्लीटली ले लो। तो अगर आप उसका वॉल्यूम एलिमेंट अगर वॉल्यूम लें आप उसका, तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तो देखो डीवी का मान हमने निकाला यहाँ पर ऊपर की तरफ, हमने डीवी वैल्यू निकाली आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा एंड डी फाई। ठीक है, और इसको भी एक बार आप कैपिटल आर लो ताकि मैं आपको फॉर्मूला बता सकूं कि इसका फॉर्मूला कैसे डिराइव किया गया है यहाँ से। तो इसका इंटीग्रेशन अगर आप करोगे, बोथ साइड अगर आप इंटीग्रेशन करोगे इस तरीके से, ठीक है, तो यहाँ पर देखो आर थीटा और फाई 3 बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा आपको। तो इसे आप कुछ लिखोगे, इसका इंटीग्रेशन करने पे वी आ जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन करोगे 3 बार करोगे ऐसे। एक बार आर के रेस्पेक्ट में करोगे तो 0 टू इन्फिनिटी, जैसे 0 टू आर ले लो, आपने यहाँ पर रेडियस के लिए आर ली तो 0 टू आर लिखा है मैंने। थीटा आप लोगे 0 टू पाई, और फाई लोगे आप 0 टू 2 पाई, और अंदर वाली वैल्यू है, हाँ जी ये देखो मैंने वॉल्यूम एलिमेंट लिया है आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई, ये मैंने अभी अभी ऊपर की तरफ डिराइव किया था, यहाँ पर ये देखिए ये रहा। ठीक है, तो मैं इसकी हेल्प से एक सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड कर रहा हूँ। सिलेंडर का वॉल्यूम हमने लिख दिया डीवी इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई। ठीक है, तो अगर आप एक सिलेंडर के लिए करोगे तो सिलेंडर के लिए आपके पास में देखो सिलेंडर ऐसा होता है, ठीक है, तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर आप उसका वॉल्यूम अगर फाइंड करना चाह रहे हो तो आपके पास में इसमें भी देखो ये जेड एक्सिस है, तो थीटा यहीं पर 0 टू 2 पाई रहेगा, और फाई यहाँ सेंटर में रहेगा इस तरीके से, ये 0 टू 2 पाई रहेगा, और रेडियस यहाँ से रहेगी 0 टू आर। तो सेम केस बन रहा है आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर इसके रेस्पेक्ट में अगर आप करोगे आर के रेस्पेक्ट में तो सिर्फ इसी का होगा, तो इसका कितना हो जाएगा आर क्यूब बाई 3 हो जाएगा। ठीक है, और लिमिट आप पुट कर दो 0 टू आर, क्योंकि ओनली आर वाली लिमिट पुट होगी यहाँ पर इसके अंदर। थीटा के रेस्पेक्ट में अगर आप करते हो तो साइन थीटा का होगा ओनली माइनस कोस थीटा 0 टू पाई, और फाई के रेस्पेक्ट में करोगे तो फाई के रेस्पेक्ट में कोई वैल्यू है नहीं, तो डी फाई का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और लिमिट आप पुट कर दोगे 0 टू 2 पाई। तो इन सभी वैल्यूज को पुट करो तो ये हो जाएगा आर क्यूब बाई 3, और यहाँ से देखो ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कोस पाई माइनस कोस 0
और ये हो जाएगा 2 पाई माइनस 0। सॉल्व करने पे देखिए क्या, ये -1 आएगा, इसकी वैल्यू -1 होती है, ये यहाँ पर -1, तो -2 हो गए, -2 माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, 2/3 आर क्यूब, और ये कितना हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये आपके पास में आ जाएगा यहाँ पर 4 पाई आर क्यूब बाई 3। अब देखो यहाँ पर आर क्यूब आया है क्योंकि हमने यहाँ पर इसमें हाइट की बात नहीं की थी, इसलिए जो आपके पास में फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, उसमें यहाँ पर एच की जगह पर यहाँ पर जो आर इन्वॉल्व हो गया है। ध्यान रखिए ये वाला जो आपके पास में जो वॉल्यूम निकाला है वो आपने स्फेयर में निकाला है, इसलिए ये वाला जो आपके पास में रिजल्ट है ये आपका जो पाई आर स्क्वायर से एच से जो मैच नहीं कर रहा है। लेकिन जब हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ेंगे कल वाली क्लास में, तब मैं आपको बताऊंगा कि ये वाला जो है कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ पर आज निकाला। इसकी जैसे आप जो है एक स्फेयर के लिए भी कर सकते हो, अगर आप स्फेयर के लिए करोगे तो आपके पास में ये वाली वैल्यू सेम आ जाएगी।